क्लास 8 शुरू करेंगे आज हम लोग नया चैप्टर सिविक्स के चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं और उसके जो न्यू टॉपिक्स होंगे न्यू आपके लिए वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेपिंग इन में चलेंगे। स्टेपिंग इन के अंदर सबसे पहले पैराग्राफ के कोई कोटेशन है उसके थ्रू कुछ बता रहा है कि जिस तरह से जनरल इलेक्शन जो हुआ था 14th जनरल इलेक्शंस 2005 के अंदर, और ये करवाया था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस, दैट इज़ यूपीए, शॉर्ट फॉर्म में यूपीए। ये कांग्रेस है। यूपीए अलायंसेस जो होती है ये कांग्रेस की है, गठबंधन जिसको बोलते हैं हिंदी में गठबंधन। इन इट्स कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्रॉमिस टू इट्स वोटर दैट इट वुड वंस इट केम टू पावर पास द आरटीआई दिस राइट टू इंफॉर्मेशन बिल्स। तो उन्होंने अपनी जनता से कहा कि अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते, तो इनका ये एजेंडा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ यूपीए, तो मैं जो आरटीआई बिल जो पेंडिंग पड़ी हुई पास नहीं हो रही है उसको हम पास करवाएंगे। ठीक है। फिर द आरटीआई हैज़ केम इन टू इफेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम 13 अक्टूबर 2005 के बाद देखा गया 13 अक्टूबर में पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको इफेक्ट में आ गया, ये पावर में आ गया। देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री टू द पैसेज ऑफ दिस बिल, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्ट्री, मतलब जो पास, क्योंकि 2005 जो है वो पास्ट हो गया तो इट वॉज ए हिस्ट्री नाउ, तो इसके पीछे एक बहुत अच्छा खासा हिस्ट्री है। नाउ अब हम लोग डिस्कस इसमें किया हु प्रोमिसेस पैसेज ऑफ द आरबीआई बिल इन 2014 एंड व्हाट इज द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। यहाँ पे 14 नहीं होगा, या फिर 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई बेटा, 2004 होगा, यहाँ पर वो 2014 आ गया है। तो यहाँ पे उसके साथ जो भी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग है कि प्रॉमिस किसने किया था बिल को पास करने के लिए, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस। ना व्हाट इज़ अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जहाँ पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स थे जिसके थ्रू उसने वोटर्स से प्रॉमिसेस किए थे, और ये प्रोग्राम किसकी थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस की थी। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमिंग टू पावर, इट मीन्स व्हेन द यूपीए विल गेट द मेजोरिटी सीट्स, अगर वो जीत जाते हैं तब वो पावर में आएंगे, मतलब वो रूल करेंगे कंट्री को एज अ रूलिंग पार्टी। एंड व्हेन डेड द आरबीआई बिल बिकम एन एक्ट, इट वॉज बिन बिकम एक्ट ऑन 30 अक्टूबर 2005। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे वापस एक बार बता रही हूँ कि आपको ये जो 2004 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, ये कितना होगा, 2004 होगा, 0 आएगा, वो बीच वाला 0 होगा। ठीक, अब हम लोग चैप्टर्स में चलते हैं। तो ये तो स्टेपिंग इन के थ्रू थोड़ा सा, ताकि चैप्टर्स जो इंटरेस्टिंग हो जाए। अब आता है उसी से रिलेटेड कि जो भी रूल्स जो होती है, रूल्स बनना, सबसे पहले प्रॉमिस करना कि हम ये काम करेंगे, फिर उसको बनाना, फिर उसको पास आउट करना, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो इस तरह से तब जाके रूल्स बनती है ना। अब आता है सबसे पहला टॉपिक है कि द नीड फॉर लॉज, कि वाई डू वी नीड लॉ, हमें लॉ क्यों चाहिए, रूल्स क्यों चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम अर्लियर इंडियन सोसाइटी में जाते हैं या कोई भी सोसाइटी में जाते हैं, सो देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो वहाँ पे डिवीजन थी, पीपल्स के बीच में ग्रुप्स जो थे, डिफरेंट पीपल्स साथ में रहते थे, डिफरेंट व्यूज़ उनके अलग अलग थे, उनके नज़रिया, व्यूज़ में उसकी नज़रिया, एस्पिरेशन मतलब होप हो गया कि वो क्या चाहते थे, उनकी एम्बिशियस क्या थी। तो एस्पिरेशन का मतलब हो गया एम्बिशियस मान लो या फिर होप मान लो। एंड रिसोर्सेज लिविंग टुगेदर मस्ट हैव सम रूल्स टू फॉलो। तो इसी तरह से जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट व्यूज़, उसके अपने अपने अलग व्यूज़ होते हैं, अपने एस्पिरेशन मतलब उनकी होप्स होती है या फिर एम्बिशियस होती है। एंड उसके पास रिसोर्सेज कितना, उनके पास सामान है, पैसे कितने हैं, किस तरह से रहते हैं। तो इस तरह से दे हैव डिफरेंट रूल्स, और वो रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर वो फॉलो करते हैं सम रूल्स टू फॉलो, इफ पीस, शांति, हारमोनी, मतलब जहाँ पर सोच लो बहुत ही सुंदर शांत माहौल है और म्यूजिक से कलरफुल, बहुत कुछ अच्छा कलरफुल दिख रहा है, तो उसको बोला जाता है हारमोनी। तो इसी तरह से हारमोनी एंड प्रोग्रेस, तो इसी तरह से कहा हारमोनी एंड प्रोग्रेस इज टू बी इंश्योर्ड। तो रूल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहले पीस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक हारमोनी, एक अच्छा खासा मधुर माहौल जहाँ पे हम आराम से शांति से अपनी माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं, म्यूजिक एंड कलर्स, डिफरेंट कलर्स,
तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है उसको कलर्स के थ्रू, उसको बोला जाता है हारमोनी। इस सिचुएशन को वो तब होता है जब हम कुछ फॉलो करते हो सही से, स्ट्रिक्टली, इज टू बी इंश्योर्ड, और वो सही से इंश्योरली देखा जाए कि वो फॉलो हो रहा है। दैट इज वाई ऑल सिविलाइज्ड सोसाइटी some rules or laws are framed and a system is put in place to ensure enforcement of this law and to punish those who do not follow this law. तो इसीलिए हर सिविलाइज सोसाइटीज़ में, सिविलाइज मीन्स जिस सोसाइटीज़ में लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं, कल्चर्ड है उनका, और वो सेटल लाइफ जो है एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह से कहा सिविलाइज सोसाइटीज़ के अंदर सम रूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी है फॉलो करना, और जो नहीं फॉलो करते हैं उनको क्या करना है, पनिश करना है। Once the society framed and implemented these laws, they should be applicable to all irrespective of caste, creed, economic और political status. तो एक बार जब ये रूल्स सोसाइटी जब बन जाती है, फ्रेम हो जाती है, तब वो कुछ रूल्स फॉलो करवाते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ में ये रूल्स है, आपको फॉलो करना है। तो वो सबके अकॉर्डिंग देखते हैं कि भले वो सभी के लिए होना चाहिए, कि भले वो कोई कास्ट का हो, कोई क्रीड्स हो, ठीक है, कोई भी क्रीड्स हो। मतलब क्रीड्स हो जाता है कि कोई एक सेक्शन जो होते पावरफुल हो जाता है, कोई एक सोसाइटी में कोई एक ग्रुप जो पावरफुल हो जाता है, रूल करने लगता है, तो उसको ग्रीड्स कहा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल स्टेटस। तो इसके अकॉर्डिंग वो जो रूल्स बनता है वो सभी के लिए होता है। तो इसीलिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी कैन लिव इन पीस एंड हार्मनी। तो उस तरह से वाई डू वी नीड द लॉ? वी नीड द लॉ सो दैट वी कैन लिव इन अ पीस एंड हार्मनी लाइफ। ना रूल्स ऑफ लॉ, लॉ तो है बनाया गया, लेकिन लॉज के भी कुछ रूल्स होते हैं। इन सिंप्लीफाइड टर्म्स द रूल्स ऑफ लॉ इज द प्रिंसिपल्स दैट नो वन इज अबव द लॉ। तो इसका मीनिंग क्या है कि रूल्स ऑफ लॉ ये है कि जब रूल्स बनाया गया, लॉ बनाया गया, तो लॉ ये है कि सभी को फॉलो करना है, और कोई भी इसे नहीं फॉलो करता, जो नहीं फॉलो करता उसको पनिशमेंट किया जाएगा। आइदर वो प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई क्रिमिनल्स हो, या कोई बहुत बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, सबके लिए ये रूल्स जो है बराबर होता है। तो इसका मतलब यही है द रूल्स ऑफ लॉ। तो इसका मेन प्रिंसिपल है दस नो वन इज अबव द लॉ, कि कोई भी बड़ा नहीं है, रूल्स के ऊपर कोई नहीं है, रूल्स सबसे बड़ा है। दस रूल्स ऑफ लॉ इज अ प्रोविजंस मेड फॉर बोथ ऑल लिबर्टीज एंड ऑर्डर्स। तो इसके लिए जो फ्रीडम हमें मिला गया है उसे फॉलो करें, उसको हम यूज़ करें, साथ साथ रूल्स को फॉलो करें, तो बहुत ज़रूरी है। लिबर्टीज़ मीन्स हमारी आज़ादी। तो प्रोविजन है, हम साथ में हम फ्री है, फ्रीडम है, लेकिन साथ में हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। अब वैसे मान लो कि घर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो घर वाले हमें बोलते हैं कि इट्स टाइम लिमिट्स, कि आप इतने से इतने समय तक आपको वापस आना है। तो इसी तरह से हमें फ्रीडम था कि हम बाहर गए, लेकिन साथ में हमें रेस्ट्रिक्शन भी दिया गया कि हमें टाइम लिमिट्स मेंटेन करनी है। तो इट्स द सेम थिंग। द रूल्स ऑफ लॉ अलाउज अस टू लिव विथ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड विदाउट fear ऑफ इनसिक्योरिटी, fear और इनसिक्योरिटी दैट मेक्स ऑल सिटीजन्स इक्वल। तो रूल्स ऑफ लॉ और हमें क्या सिखाता है कि हम आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए कहा ना कि लॉ क्या है, अब इज नो वन इज अबव द लॉ, कि कोई भी रूल से ऊपर नहीं, लॉ से ऊपर नहीं है, भले वो कोई भी हो। तो इसका मतलब ये कि सभी को रिस्पेक्ट मिलता है, रिस्पेक्ट, डिग्निटी। तो यहाँ पे विथ लिव विथ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, उसकी खुद की अपनी रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी मीन्स ही रिस्पेक्ट होती है। तो ये वर्ड जो दो बार आ गया, रिस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी आ गया, तो इट मीन्स सेम। नो हम कोई भी हमारी कोई मतलब डर, कोई किसी को डर नहीं है कि भाई मैं अगर ये बोलूँगा तो कोई, तो आप जो सच है वो सही बोल रहे हो, तो देयर इज़ नो फेयर अबाउट दिस। तो इसी तरह से सब सिटीजन्स जो है वो इक्वल है, किसके? रूल्स के अकॉर्डिंग। इट enables us to organize our life, plan of futures and resolve all disputes in a logical way। और इसी तरह से वो अलग अलग प्लान करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमें दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम प्लान अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उसको प्लानिंग करते हैं। फिर हमारा फ्यूचर्स कैसा है, कोई डिस्प्यूट्स आती है, प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Many instances abound in human civilized history where struggles have been launched by people by bringing in law rules of law। बहुत कुछ ऐसा भी हिस्ट्री है पीछे कि जहाँ पे लोगों ने स्ट्रगल किया है, युद्ध किया है, ताकि रूल्स फॉलो हो, रूल्स को लाया जाए, जहाँ पे
लॉन्च करे, और किसने किया? जनता ने किया। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मान लो इंडिया का हिस्ट्री ले लो, हमने फाइट किया किससे? ब्रिटिशर्स से, और हमने अपना नया रूल्स बनाया। तो इसी तरह से द मोस्ट सिग्निफिकेंट implications of the rules of law is the stipulations that government authorities is exercised legitimately, not arbitrarily। तो यहाँ पे क्या बोला जाए कि देखा जा रहा है सिग्निफिकेंटली कि जो रूल्स है, लॉ ऑफ रूल्स है, इज स्टेपुलेटेड दैट गवर्नमेंट जो है इसको अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं, और अथॉरिटीज एक्सरसाइज लेजिटिमेटली, और उसको रूल्स को आराम से फॉलो कर रहे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग जो लिखी गई है। इसका मतलब नहीं कि वो अपनी मनमानी करें। आर्बिट्री मीन्स वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते कि चलो ये रूल्स को चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग ही चेंज कर लेंगे, अपने मनमान अपने फ़ायदे के अनुसार, अपनी जो उसको ईजी लगे, सुटेबल लगे, उसके अकॉर्डिंग। नो, इट मीन्स लेजिटिमेट मीन्स इट शुड फॉलो रूल्स अकॉर्डिंग टू लॉ। जो रूल्स बनी है रूल्स के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करे, उसको कहा जाता है लेजिटिमेट। तो गवर्नमेंट जो है काम करती है किसके अकॉर्डिंग? लेजिटिमेट के अकॉर्डिंग। तो लेजिटिमेटली इज एक्सरसाइज लेजिटिमेटली, नॉट आर्बिट्रेरी। तो इस तरह से इट शुड बी डन ओनली इन अकॉर्डिंग विथ रिटन publicly declared laws adopted and enforced in line with established and accepted producers। साथ साथ जो भी नया रूल्स होता है, कुछ भी आता है, तो वो रिटर्न में आती है, पब्लिक को पता चल जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है, नेक्स्ट कब अडॉप्ट करना वो इन्फोर्स में आ जाती है, जनता के पास लागू हो जाती है, और जनता उसको एक्सेप्ट कर लेती है। द प्रिंसिपल इज मेंट टू बी अ सेफ गार्ड अगेंस्ट विलफुल एंड आर्बिट्री गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसने कुछ नहीं किया है, और जो भी है गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे। इसके लिए, इसको बचाने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रूल्स जो है गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी फ़ायदे के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं। तो हिंस द रूल्स ऑफ लॉ डज नॉट फेवर आइदर anarchy or dictators, and it cannot exist effectively without a transparent judicial system। तो कहा गया जो रूल्स ऑफ लॉ है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कभी भी, कब? नॉट फेवर्स, वो कभी फेवर नहीं करता। किसको फ़ायदा नहीं करता? अनार्ची मीन्स जो किंग होता है या जो डिक्टेटर होता है, जो एक अकेला, जैसे हिटलर एक डिक्टेटर था, ठीक है। तो इसी तरह से वो डिक्टेटर्स अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इट कैन नॉट एग्जिस्ट, और वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं हो सकता जहाँ पे जुडिशरी जो है, जो न्याय होती है, वो ट्रांसपेरेंसी मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए। जनता और जो जजमेंट है उनके बीच में कोई हिडन कुछ नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, हम छिपा रहे हैं। वो दोनों के साइड से एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हमारा सिस्टम ऐसा है। तो रूल्स ऑफ लॉ वही हो सकता है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपनी मनमानी नहीं करती है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, और जहाँ पे जजमेंट जो होता है वो बहुत जुडिशियल सिस्टम जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, किसी से कुछ नहीं छिपाया जाता। तब उसमें हम कहेंगे कि हाँ, ऐसे कंट्री में रूल्स ऑफ लॉ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे मानते भी हैं ना। लॉज, अब लॉज में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देयर इवोल्यूशंस इन हिस्ट्री और इन इंडिया, कि किस तरह से ये इवॉल्व हुआ, कैसे आया ये रूल्स जो है, लॉ कैसे आया, इवॉल्व कैसे हुआ इंडिया के अंदर। सो इन अर्ली फेसेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस लॉज वे आर मोस्टली आर्बिट्री एंड लार्जली अनरिटन। तो कहा गया जब पहले जो थे स्टार्टिंग सिविलाइजेशन जो थी ह्यूमंस की, मोस्टली जो रूल्स थी वो आर्बिट्री थी, अपनी जो अकॉर्डिंग उनको लगा सही है उन्होंने कर दिया, और वो अनरिटन था, कहीं पर उसका प्रूफ नहीं था कि ये चीज़ें हमने बताया है, क्योंकि वो ओरली था। लोकल कम्युनिटी नीड्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम्स वे आर द बेसिस ऑन विच लॉज वे आर फ्रेम। तो रूल्स जो बनाया किसके अकॉर्डिंग, कि कम्युनिटी को क्या चाहिए, ठीक है, रिलीजियस को क्या चाहिए, उसकी रिलीजियस बिलीफ किसको बिलीव करती है, कौन से रिलीजियस को क्या फॉलो करती है, इसके बेस पे उन्होंने अपने रूल्स को फ्रेम किया। एंड दिस डिफरेंट फॉर ग्रुप्स एंड दिस डिफर फॉर ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी। और ये अलग अलग रिलीजियस की अलग अलग बिलीव्स होती है,
तो इसी तरह से सोसाइटी के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स दिखने को मिला, अलग अलग ग्रुप्स, क्योंकि दे फॉलो डिफरेंट रिलीजियस एंड दे मेड डिफरेंट रूल्स फॉर देम। तो इसी तरह से वो अलग अलग रूल्स बना रहे हैं, किसकी, अपनी अपनी ग्रुप्स की, और सोसाइटीज में रहते हैं। द कोड फॉर एप्लीकेशंस ऑफ लॉ एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ पनिशमेंट्स फॉर सिमिलर क्राइम्स और ऑफेंस वेरिड फ्रॉम केस टू केस एंड नो यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट इन द एप्लीकेशंस ऑफ लॉ। साथ साथ कि द कोड ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लॉ जो था, जहाँ पे वो कि कोड ऑफ कंडक्ट बोलते, जैसे कोड ऑफ एप्लीकेशंस की जो रूल्स है, ठीक है, तो क्या क्या रूल्स है इस तरह से जो फॉलो करनी है, और जो रूल्स फॉलो नहीं करेगा, कोई क्राइम्स करता है, रूल्स के अगेंस्ट जाता है, तो उसे पनिश किस तरह से करेंगे। तो पनिशमेंट जो है क्राइम्स का, उस तरह से जो ऑफेंस, जो उसने गुनाह किया है, ऑफेंस में उसने जो गुनाह किया है वो भी वैरी करता है केस, कि उसने किस किस्म की गुनाह की है, चीटिंग की है, अलग से रॉबरी की है, मर्डर किया है, उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिला जाता है। एंड नो यूनिफॉर्मिटी, जिसके अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्राइम्स का अलग अलग रूल्स बनाया गया है, इसके कारण ये बनाया। द पर्सनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स इन्फ्लुएंस द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। तो पर्सनल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, पर्सनल खुद का है, पॉलिटिकल मीन्स किस तरह से रूल्स कर रहे हैं, जो रूलर्स है वो कैसे हैं, इकोनॉमिकली पीपल्स दे आर हैविंग मनी और नॉट। तो ये इन्फ्लुएंस करता है रूल्स को, कि किस तरह से वो जो रूलर्स है किस तरह से वो कंट्रोल करता है लॉ को, एंड दस रेंडरिंग देम अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। और जिसके कारण अगर उनके पास पैसे है और ज़्यादा कंट्रोल है पैसे वाले का, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग ही करेगा। तो उस तरह से वो क्या हो जाता है, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, वो सही मायने में प्रैक्टिकल नहीं रह पाता सही से, क्योंकि वो बोलने के लिए सही है, प्रैक्टिकल में वो फॉलो नहीं हो रहा सही से, लॉ जो बोला जाता है, लॉ ऑफ रूल्स, रूल्स ऑफ लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। So moreover, the Indian social order was rife and evils and corrupt practice of caste system। क्योंकि उस समय देखा जाए इंडियन सोसाइटीज़ के अंदर जो ईवल सिस्टम्स थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी सही नहीं था, बहुत सारी गलत चीज़ें होती थी सोसाइटीज़ में, करप्ट थे, करप्शंस भी था, और वो सिस्टम कास्ट सिस्टम भी था, लोग एक दूसरे से कास्ट के अकॉर्डिंग वो कोई इक्वलिटी नहीं थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट के सिस्टम थे, इस तरह से सब्जुकेशन ऑफ वुमेन्स दे नॉट हैविंग इक्वल राइट्स, उनकी स्टेटस अच्छी नहीं थी बाकी मेल के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज था, सभी के पास पैसे बराबर नहीं थे, कोई बहुत अमीर है तो कोई गरीब बहुत थे। तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइडेंट थी, बहुत ज़्यादा गैप था इनके बीच में। दिस प्रिवेंटेड द फेयर अनजुडिकेशंस ऑफ लॉ एंड इन मोस्ट केसेस द अपर एंड इन्फ्लुएंशियल क्लासेस वे आर फेवर्ड। तो ऐसे समय में, ऐसे जगह में जो लॉ बनाया गया वो देखा गया जस्ट वो फेयर नहीं था। क्योंकि वो फेयर इसलिए नहीं था क्योंकि देखा गया कि वो फेवर किसको करता था, पर्टिकुलर कोई क्लास को, मतलब कोई अपर क्लास हो या फिर कोई पैसा वाला हो, उन्हीं को वो फेवर करते थे, उन्हीं को न्याय मिल जाता था, और बेचारे गरीब जो थे, जो जिनको प्रॉब्लम था, उनको कभी न्याय नहीं मिला। तो इसी तरह से ये चीज़ें गलत थी। वुमेन्स रियली रिसीव जस्टिस as society looked down upon women and thought them to be inferior to the men folk। women कभी भी they don't have any respect according to the कि societies में women जो है inferior है, men के नीचे है, वो लायक नहीं है, इस तरह से उनकी सोच थी, जिसके कारण कहा कि women कभी justice नहीं मिलती थी। Even the supposed well administered Mughal regime saw rulers who dictated law as per their personal whims and fancies and arbitraries prevailed in the enforcement of law। और यही चीज़ देखा गया किसके अंदर, मुगल राज्य में भी ये चीज़ है कि जो पैसे वाले थे उसकी ही चलती थी हुकूमत, और उन्हीं के अकॉर्डिंग, और अपना जो किंग था वो अपनी मनमानी करता था, अपनी चलाता था। तो इसी तरह से ये चीज़ें मुगल्स के समय में भी देखा गया। Now the British during the 200 years long रूल इन इंडिया, जब ब्रिटिशर्स ने भी 200 ईयर उसने रूल किया इंडिया के अंदर, फ्रेम लॉ विच फेवर्स देयर ओन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। उन्होंने भी रूल्स बनाई, लेकिन वो भी रूल्स उनके लिए थी और उनके ही फायदे के लिए थी। इकोनॉमिक मीन्स पैसे में कि सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, उस बेस पे रूल्स बनाना है, और हमें इंडिया पे कंट्रोल करना है, तो हमें किस तरह से रूल्स बनाना है। तो ये रूल्स जो बनाई उनके लिए, अपने लिए बनाई। दे एम्प्लॉय द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवाइड एंड रूल। उन्होंने ये पॉलिसी अपनाया
कि इंडियंस को डिवाइड कर दो, उनके बीच में फूट डाल दें ताकि ये आपस में रिलीजियस मैटर पे लड़ते रहेंगे और हमारे ऊपर कभी भी कोई क्वेश्चंस नहीं करेगा. सो इम्पोज द सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियंस पीपल. इसी तरह से हम इनके ऊपर रूल करेंगे. Likewise, a law like the Seditions Act 1870s and the Rowlatt Act जो पास हुआ था, were enacted and enable them to arrest any persons, hold him or her without trial. तो कुछ ऐसे रूल्स थे सेडिशंस एक्ट जो बनाया था 1870s में या फिर 1919 में रोलैक्ट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग वो किसी को भी पकड़ सकते थे, जेल में डाल सकते थे, अरेस्ट और सीधा सजा, कोई इसके अंदर सुनवाई नहीं होगी. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया कि जिसके जो किंग्स है जिनके पास उनका खुद का अपना बेटा नहीं हो तो वो पूरा राज्य जो होगा वो किसके पास चले जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी. सो ऑल दिस रूल्स जो भी उन्होंने बनाया वो किसके था, वो सिर्फ और सिर्फ फेवर कर रहा था ब्रिटिशर्स को, ताकि उसका जो पावर है वो और बढ़ जाए, उनके पैसे जो है वो और बढ़ जाए. तो इसी तरह से और टैक्स को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने और बहुत कुछ बनाया ताकि उसके सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया. तो इस तरह से रूल्स जो था ब्रिटिशर्स ने भी सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाई, अपने लिए सोची. एज सच लॉ वे आर रिप्रेसिव एंड अगेंस्ट द विल्स ऑफ द इंडियंस पीपल. और जितने से रूल्स बनाए वो इंडियंस पीपल्स के खिलाफ थे, उनके अगेंस्ट में थे. इट वेयर दीज repressive laws which lead the Indians to revolt and struggle for independence so that they could have law which were in their interest and not merely tools of exploitations in the hand of British rulers for the benefits of British Empire. तो यहाँ पे क्या बताया, तब जाके जो इंडियंस पीपल्स थे बिकॉज दे हैव बीन एक्सप्लॉयटेड, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, उनका दैट वाज द एक्सप्लॉयटेशन मीन्स दुरुपयोग, उनका यूज हुआ. तो लोगों ने फिर आवाज़ उठाई, रिवोल्ट किया कि नहीं हमें अब जो है इस गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी है. एंड दे रिवोल्टेड, जिसके कारण उन्होंने रिवोल्ट किया कि हमें अपनी ऐसे रूल्स नहीं चाहिए, अब हमें अपना रूल्स खुद बनाना है जो हमारे लिए चाहिए, हमारे इंटरेस्ट के लिए चाहिए, ना कि उसके अंदर हमें कोई एक्सप्लॉइट करे, हमारा यूज़ करे. तो इसी तरह से इंडियंस ने फिर रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ. नाउ ग्रेजुअली मेनी इंडियंस बिगेन joining the legal professions, some of which rose to rank of judge and began to defend the legal rights to the Indian people. धीरे धीरे जब इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्वाइन करना शुरू किया, कुछ वकील बन गए, लॉयर्स बन गए, कुछ जज भी बने, तब उन्होंने डिफेंड करना शुरू किया. मीन्स इंडियंस के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि इंडियंस को भी कुछ राइट्स मिलनी चाहिए. Thus with the rise of nationalism, nationalist leader and legal professionals, the legal system in India evolved and more fair, rational and relevant law were framed. तब जाके जब उन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आई, जो हमारे लीडर्स थे, नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो लीगल प्रोफेशनल्स थे, मतलब जो लॉयर्स थे, जो जज थे, इन्होंने फिर आवाज़ उठाई कि हमें एक अच्छा खासा सिस्टम चाहिए, एक रूल्स चाहिए. तब कहीं जाके उन्होंने फिर रूल्स को थोड़ा चेंजेस किया, रैशनल किया, मतलब सबके लिए, ताकि थोड़ा इंडियंस को भी मिले, और रूल्स को उन्होंने फ्रेम किया थोड़ा. After independence, the Indian government brought in the constitutions of India, and thereafter the elected representative of the people, is concerned with legal professionals and learned citizens, began the procedures of enacting laws that were in accordance with the desire and wishes of the Indian people. अब उसके बाद when India became independent, जब इंडिया आज़ाद हो गया, now they started making constitution. But before independent, हमने उससे पहले ही 1-2 year back इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड हो गया था. 1946 में असेंबली फॉर्म्ड हो गई थी. दे स्टार्टेड मेकिंग डिबेट. उसके बाद फिर उन्हें डिबेट डिस्कशन शुरू हो गए आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो जो उसका बेस था वो हमने ऑलरेडी तैयार हो गई थी इंडिया के अंदर. फिर उन्होंने इंडियंस की रूल्स, इंडियंस के लोगों के लिए क्या चाहिए, सही क्या होना चाहिए, उन्होंने फिर उसके अकॉर्डिंग, पीपल्स के विश के अकॉर्डिंग रूल्स बनाना शुरू किया. इन डूइंग सो वेरियस कल्चरल, कम्युनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, सब चीज़ों को पर ध्यान रखा गया. So that law should be made as practical and sensitive to the people's aspirations as possible. ताकि लोगों की कल्चरल, वो कैसे रहन सहन करते हैं, उनको क्या चाहिए, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जो सही है वो, और उसकी एस्पिरेशन, उसकी होप क्या है, उसके बेस पे उन्होंने रूल्स बनाया. So the foundation on which the entire legal and judicial system stood was the principle of the rule of law. ताकि
जिस नींव पे वो खड़ा रहेगा वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके लिए तो ये प्रिंसिपल था जहाँ पे द रूल ऑफ लॉ फॉर्म्ड हुआ इंडिया के अंदर। हम लोग आज यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे मेकिंग न्यू रूल्स। ठीक है, तो इसको वीडियो के देखने के बाद एक बार जस्ट गो थ्रू द चैप्टर्स, रीड आउट द चैप्टर्स, इट विल बी इजी फॉर यू देन। ओके, थैंक यू।